नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जियोग्राफी हब 890 पर। मेरा नाम है आभा प्रजापति। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर करंट अफेयर्स के साथ मुख्यतः भूगोल वैकल्पिक विषय पर चर्चा करते हैं। भूगोल वैकल्पिक विषय से संबंधित अन्य वीडियोज़ या कंटेंट उपलब्ध कराने से पहले हम बात कर लेते हैं UPSC 2016 में आए हुए प्रश्नों पर, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ या कंटेंट को आप जोड़कर देख पाएँ। एक बात और ध्यान देने वाली है कि इन प्रश्नोत्तरों में शब्द सीमा का थोड़ा सा उल्लंघन किया गया है, क्योंकि कहते हैं ना, पढ़ते हम बहुत सारा है लेकिन एग्जाम में लिखते समय याद थोड़ा सा ही रह जाता है। और प्रश्नोत्तरों को सीरियल वाइज करने का काम भी आप ही लोगों का है। तो आइए एक एक करके प्रश्नोत्तरों को उत्तर सहित देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, संसाधन संपन्न प्रदेशों और संसाधन उपयोगकर्ता प्रदेशों के बीच संयोजन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं। उचित उदाहरणों सहित सविस्तार समझाइए। उत्तर: विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं या सेवाओं के आदान प्रदान को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। वर्तमान की जटिल अर्थव्यवस्थाओं वर्तमान की जटिल अर्थव्यवस्था में बड़े से बड़ा देश भी राष्ट्र भी पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। प्रत्येक देश कुछ वस्तुएं उसकी आवश्यकता से अधिक होती हैं, जिसे संसाधन संपन्न प्रदेश कहते हैं, तथा कुछ अन्य वस्तुएं उसकी आवश्यकता से कम होती हैं, जिसे संसाधन उपयोगकर्ता प्रदेश कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का निर्यात करता है तथा अन्य वस्तुओं का आयात करता है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें प्राकृतिक संसाधनों की विषमता, वस्तुओं का अधिक उत्पादन, वस्तुओं का अभाव, परिवहन तथा संचार का विकास। आर्थिक विकास की विषमताएं उत्पादन में विशिष्टता, उचित मूल्य, व्यापार नीति, शांति और युद्ध, राजनैतिक संबंध इत्यादि हैं। इन कारकों में वस्तुओं का अधिक उत्पादन अर्थात संसाधन संपन्न प्रदेश तथा वस्तुओं का अभाव अर्थात संसाधन उपयोगकर्ता प्रदेश प्रमुख तत्व हैं, जो मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं। संसाधन संपन्न प्रदेश कौन से होते हैं, आइए देखते हैं इनको। इन संसाधन प्रदेशों के अंतर्गत वे क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें संसाधनों की बहुलता के साथ साथ उनका तीव्र विकास किया गया है। इस प्रकार के क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान व तकनीकी के अधिकतम प्रयोग द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार से उपयोग किया गया है। इन विकसित राष्ट्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोपीय देश, पूर्व सोवियत संघ और जापान सम्मिलित हैं। इन देशों में उन्नत तकनीकी के प्रयोग से खनिज एवं शक्ति संसाधनों का सदुपयोग कर निर्माण उद्योगों का विकास किया है। इन वृहद निर्माण उद्योगों का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में वृहद झील से लेकर अपलेशियन क्षेत्र तक, यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, पोलैंड, पूर्व सोवियत संघ में यूक्रेन, यूराल, कुजेनेट्स, बेकाल एवं बाल्कस झील क्षेत्रों तथा जापान के खनिज संसाधन क्षेत्र तक फैला है। इन औद्योगिक प्रदेशों के विकास में कोयले और लौह खनिज संसाधनों का विशेष महत्व रहा है। इसके अतिरिक्त मैग्नीज, जस्ता, सीसा, एंटीमनी आदि खनिज भी यहाँ मिलते हैं। इस प्रदेश में कोयले का खनन देखते हैं कहाँ कहाँ पर है। नंबर 1, संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, उत्तरी मैदानी क्षेत्र एवं रॉकी पर्वतीय क्षेत्रों से। नंबर 2, यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन के कोयला क्षेत्रों, लंकाशायर, यॉर्कशायर, डर्बी, नॉर्थम्बरलैंड, डरहम, मिडलैंड्स, वेल्ड, ब्रिस्टल, कम्बरलैंड, कैंट और स्कॉटिश कोयला क्षेत्र है। फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड कोयला क्षेत्र, रूहर, सार-सक्सेनी, साइलेसिया आदि। नंबर 3, पूर्व सोवियत संघ के डोनेट्स बेसिन, कुजेनेट्स बेसिन, कारागैंडा, तुला, मॉस्को और यूराल क्षेत्र। साइबेरिया कोयला क्षेत्र जापान में उत्तरी पश्चिमी क्यूशू, दक्षिणी होन्शू तथा होक्काइडो में किया जाता है। लौह अयस्क का खनन संयुक्त राज्य अमेरिका में सुपीरियर झील प्रदेश में, यूरोप के फ्रांस में लॉरेन, स्वीडन में किरुना और गैलीवेयर एवं ग्रोगेसबर्ग, ब्रिटेन में नॉर्थम्पटन
क्लीवलैंड, स्पेन में बिलबाओ, सेंतांदेर, पूर्व सोवियत संघ में क्रिवाई रॉक, मैग्नितोगोस्कर तथा कर्च से किया जाता है। उपर्युक्त कोयला एवं लोहा क्षेत्रों में वृहद निर्माण उद्योगों की स्थापना हो गई है, जिससे संपूर्ण की दृश्य भूमियों में उद्योगों की स्थापना हो गई है, जिससे संपूर्ण क्षेत्र की दृश्य भूमियों में उद्योगों की विशिष्ट संगति प्रदर्शित होती है और ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखते हैं संसाधन उपयोगकर्ता प्रदेश। इन प्रदेशों के अंतर्गत मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रदेश तथा एशियाई प्रगतिशील विकास के क्षेत्र आते हैं। नंबर 1, भूमध्य सागरीय प्रदेश के समीपवर्ती देश जैसे स्पेन, पुर्तगाल, दक्षिणी फ्रांस, इटली, यूगोस्लाविया, बाल्कन प्रायद्वीप, सीरिया, इजराइल, अफ्रीका के उत्तरी तटीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? मोरक्को, ट्यूनीशिया एवं उत्तरी अल्जीरिया। नंबर 2, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया की घाटी। नंबर 3, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली। नंबर 4, अफ्रीका के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र भाग में केप प्रांत और दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया तथा उत्तरी न्यूजीलैंड। इन प्रदेशों में शक्ति संसाधनों की कमी है। कोयला तथा खनिज तेल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन कुछ भागों में जल विद्युत उत्पादन के लिए अनुकूल दशाएं मिलती हैं। शक्ति संसाधनों की न्यूनता के कारण ही यहाँ निर्माण उद्योग बहुत कम है। यहाँ कृषि फसलें तथा रसधार फल मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जिन्हें कच्चे माल के रूप में निर्यात किया जाता है। एशिया के प्रगतिशील देशों में भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोरिया, म्यांमार तथा दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश सम्मिलित हैं। इन क्षेत्रों की मुख्य विशेषता जनसंख्या की अधिकता है। अधिक जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति के लिए यहाँ गहन कृषि को बढ़ावा मिला है। यहाँ अधिकांश व्यापार की अपेक्षा जीवन निर्वाह के लिए कृषि की जाती है। इस प्रकार इस मानसूनी क्षेत्र की सघन जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। सघन जनसंख्या के भरण पोषण के लिए यहाँ चावल सर्वाधिक मात्रा में उगाया जाता है। इसके अलावा जूट, कपास, गन्ना, गेहूं, चाय, तिलहन की फसलें भी उगाई जाती हैं। इस क्षेत्र में खनिज उद्योगों का तेजी से विकास किया जा रहा है, किंतु जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण उनकी उपलब्धि कम रह जाती है। उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी चीन तथा मंचूरिया में उद्योगों का विकास किया गया है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये देश दूसरे देशों से वस्तुओं का आयात करके उनका उपयोग करते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि संसाधन संपन्न प्रदेशों तथा संसाधन उपयोगकर्ता प्रदेशों के संयोजन से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को गति मिलती है और विश्व के सभी देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। प्रश्न संख्या 2, किसी प्रदेश में इष्टतम भूमि उपयोग नियोजन की दिशा में भूगोलवेत्ता किस किस तरह से योगदान कर सकते हैं? उत्तर देखते हैं। भूमि उपयोग नियोजन, इसे नगर नियोजन का आधार माना जाता है। प्रदेश के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए कटिबंध, जिसे जोन्स भी कहते हैं, निश्चित किए जाते हैं, जिससे समान प्रकार के कार्य पास पास और एक साथ विकसित हों। इस प्रकार प्रदेश में उद्योग, व्यापार, प्रशासन, आवास, शिक्षा, सार्वजनिक कार्यालयों, सार्वजनिक भूमि, उपवन, सड़क एवं परिवहन स्थल आदि को अलग अलग कटिबंधों में विकसित करने के लिए भूगोलवेत्ताओं द्वारा योजनाएं तैयार की जाती हैं। इसमें केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए भूमि का निर्धारण किया जाता है। भूगोलवेत्ताओं का योगदान देखते हैं। शिकागो प्रदेश के अध्ययनों के आधार पर E.W. बर्गेस ने 5 क्षेत्र बताए हैं। नंबर 1, केंद्रीय बाजार क्षेत्र CBD। नंबर 2, संक्रमणशील क्षेत्र। नंबर 3, श्रमिक व्यक्तियों के घरों वाला क्षेत्र। द्वितीय पीढ़ी की अप्रवासी बस्तियां यहाँ पाई जाती हैं। नंबर 4, बेहतर आवासों का क्षेत्र, मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के आवास। नंबर 5, दैनिक आने जाने वाले लोगों के क्षेत्र, यहाँ उच्च वर्ग के लोगों के आवास पाए जाते हैं। प्रदेश के विकास और भूमि उपयोग प्रतिमानों के सामान्यीकृत मॉडल नगरीय संरचना की संगठित शक्तियों और नियंत्रणों के दिखाई देने वाले परिणामों को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं, जैसा कि प्रत्येक पुराने केंद्रीय प्रदेश या नगर में होता है। उनका स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु केंद्रीय व्यापार क्षेत्र यानी CBD होता है। इस क्षेत्र के मुख्य भाग की विशेषता सघन भूमि विकास है, जिसमें बड़े बड़े भवन, अनेक स्टोर्स, कार्यालय और भीड़ भरी सड़कें होती हैं। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के मुख्य भाग के बाहर की ओर सीमांत भाग होता है।
यह क्षेत्र थोक व्यापार कार्यों, परिवहन का अंतिम स्टेशन, माल गोदामों, नई कार के व्यापारियों, फर्नीचर स्टोर्स, मनोरंजन केंद्र और यहां तक कि हल्के उद्योगों जैसे कार्यों का क्षेत्र होता है। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र के बाहर आवासीय भूमि उपयोग प्रारंभ होता है। भूमि उपयोग मॉडल केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र के बाहर प्रतिमानों का उनके संक्षिप्त विवरणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। संकेंद्रीय मंडल मॉडल समाज वैज्ञानिकों द्वारा अमेरिकन प्रदेशों के अध्ययन किए गए प्रतिमानों को स्पष्ट करने के लिए विकसित किया गया था। यह मॉडल केंद्र के से सभी दिशाओं में बढ़ती हुई दूरी में अधिकांशतः भिन्नताओं के 5 संकेंद्रीय वृत्तों को प्रदर्शित करता है। नंबर 1, यह एक उच्च घनत्व वाला केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र मुख्य भाग होता है, जहां थोक व्यापार, गोदाम, हल्के उद्योग और उससे सीमांत क्षेत्र में परिवहन डिपो आदि होते हैं। नंबर 2, जैसे जैसे नगर का विकास होने लगता है, यह खंड संक्रमणशील क्षेत्र बनता जाता है, जिसमें पूर्व संपन्न लोगों द्वारा परित्यक्त पुराने आवासीय घरों के साथ साथ अब वहां कम आय वाले लोगों की झोपड़पट्टी, एक कमरे वाले घर और संभवतः अन्य जाति गंदी बस्तियां जो घेटो कहलाती हैं स्थान ले लेती हैं। नंबर 3, इस क्षेत्र में श्रमिकों के स्वतंत्र घर होते हैं, जहां औद्योगिक श्रमिक निवास करते हैं। नंबर 4, इस क्षेत्र में अच्छे आवास, एकाकी परिवारों के निवास, ऊंचे किराए वाले फ्लैट्स जहां संपन्न लोग निवास करते हैं, जो मकानों की स्थिति को अधिक महत्व देते हैं और केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में कार्य पर जाने के लिए अधिक महंगी यात्रा कर सकने में सक्षम होते हैं। नंबर 5, दैनिक आने जाने वाले लोगों का कम घनत्व वाला पृथकता आवासीय उपनगर क्षेत्र का तभी उभरना आरंभ हुआ था जब 1920 में इस मॉडल को प्रस्तावित किया गया था। यह मॉडल गतिशील है। यह आंतरिक वृत्त पास के बाहरी विकसित मंडलों की कीमत पर निरंतर विस्तार की कल्पना करता है। यह मॉडल बताता है कि जैसे ही एक क्षेत्र से कार्य और दूसरे निकट क्षेत्र में पलायन होना आरंभ होता है, इसके परिणामस्वरूप भूमि उपयोग और जनसंख्या के प्रतिमानों में परिवर्तन होने लगता है। धीरे धीरे पहले से अधिकृत क्षेत्रों और संपत्ति पर अधिकार जमा कर और अंततः पूर्व के निवासियों और कार्यों को विस्थापित कर देते हैं। आक्रमण और उत्तराधिकारी पुनर्संरक्षित भूमि उपयोग प्रतिमान और आय के स्तर के अनुसार जनसंख्या पृथक्करण नवीन सामाजिक भूगोल का सृजन करता है। नगरीय आकारिकी या भूमि उपयोग के संबंध में होमर हयात तथा M.R. डेविस ने सेक्टोरियल मॉडल का प्रतिपादन किया, जो 1939 में किया, और 1945 में C.D. हैरिस तथा E.L. उलमैन महोदय ने बहुकेंद्रीय मॉडल प्रस्तुत किया। इस प्रकार स्पष्ट है कि भूगोलवेत्ता अलग अलग प्रकार से भूमि की उपयोग का नियोजन करते रहे हैं या किया है। ये देखिए डायग्राम है भूमि उपयोग नियोजन का। इससे संबंधित वीडियो या कंटेंट पहले उपलब्ध कराया जा चुका है। इससे आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपीएससी में। अब प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। वर्तमान समय के संदर्भ में रुको और जाओ निर्धारणवाद की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। उत्तर, निश्चयवाद एवं संभववाद की अतिवादी विचारधारा से उत्पन्न अंतर विरोधों के कारण तीसरी विचारधारा रुको और जाओ या नव निश्चयवाद का जन्म हुआ। इस विचारधारा के प्रतिपादक अमेरिकन प्रोफेसर ग्रिफिथ टेलर थे। जहां एक तरफ निश्चयवादी विचारधारा प्रकृति के प्रभावों को महत्व देती थी, तो दूसरी ओर संभववादी विचारक मानव की क्षमता को महत्व देते थे। इन अतिवादी विचारधाराओं से उत्पन्न विकृतियों तथा मानव की स्वतंत्रता से प्रकृति पर बढ़ते दबाव से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने लगा, जिससे मानव सहित अनेक जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ने लगा। इन विसंगतियों, भूलों का निरीक्षण विश्लेषण कर उचित मार्ग का अनुसरण किया गया तथा स्पष्ट किया गया कि मानव का विकास प्रकृति के सहयोग में निहित है, न कि उसकी विजय में। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कार्ल सावर ने लिखा है, वर्तमान समय में वातावरण का नियंत्रण, वातावरण का प्रभाव एवं वातावरण प्रकृति को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि सभी वातावरण से सामंजस्य की बात कहते हैं।
इसी विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर ने नव निश्चयवाद अथवा वैज्ञानिक निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद की संज्ञा दी और स्पष्ट किया कि मनुष्य ना तो प्रकृति का दास है और ना ही उसका स्वामी, और न ही मानव के कार्य की क्षमता असीमित है। इस प्रकार मानव एक चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस की तरह है, जो नगरों में आने वाले वाहनों की गति को कम कर सकता है या अधिक कर सकता है, किंतु मार्ग की दिशा परिवर्तित नहीं कर सकता। यही रुको और जाओ निश्चयवाद है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक वातावरण के संबंध में यातायात नियंत्रक की भूमिका निभाता है। इस विचारधारा का विकास एवं मान्यता देने वाले भूगोलवेत्ताओं में अमेरिकन भूगोलवेत्ता हंटिंगटन, कार्ल सावर तथा ब्रिटिश भूगोलवेत्ता हर्बर्टसन, राक्सबी एवं फ्लूवर मुख्य हैं। टेलर की समन्वयवादी विचारधारा के पोषकों का मानना है कि मानव प्रकृति के साथ प्रभाव से पूर्णतया मुक्त नहीं हो सकता। नव निश्चयवाद निश्चयवाद से भिन्न है, इसमें मानवीय छांट या चयन का भी विचार सम्मिलित है। इसलिए जॉर्ज थॉमस महोदय ने इसको क्रियात्मक निश्चयवाद का नाम दिया। संभाववादी विचारक फेब्रे महोदय ने भी स्वीकार किया और स्पष्ट किया कि मानव चाहे जो भी करे वह वातावरण के नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं रह सकता। इसी प्रकार के विचार ब्रुन्स द्वारा प्रतिपादित किए गए। वह शक्ति और साधन जो मानव के पास उपलब्ध है बहुत सीमित है। जैसे वर्तमान में मानव के पास तकनीकी होते हुए भी टुंड्रा प्रदेश में लंबे समय तक कृषि नहीं कर सकता। प्रकृति में उसे ऐसी ही सीमाएं दिखाई पड़ती हैं जिन्हें वह पार नहीं कर सकता। इसलिए मानव अपना कार्य कुछ सीमाओं के भीतर रहकर ही कर सकता है। वह अपने पर्यावरण में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकता है, किंतु वह उससे पूर्णतया छुटकारा नहीं पा सकता। वह वातावरण में परिवर्तन कर सकता है पर उसे दबा नहीं सकता। वह सदैव उसे नियंत्रित रहेगा। इस संदर्भ में स्कार्फ महोदय का मत है कि विश्व में सबसे मूर्खतापूर्ण बात यह है कि मानव ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है। यह उतना ही हास्यास्पद कथन है जितना यह कि प्रकृति मानव को नियंत्रित करती है, जबकि मानव और प्रकृति पारस्परिक सामंजस्य, संबंध अथवा सहयोग है, न कि दोनों में शक्ति का प्रदर्शन अथवा असहयोग है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि चूंकि मानव एवं वातावरण का प्रमुख अंग है और अन्य भौतिक दशाओं की तरह जड़ रूप में न होकर चैतन्य है, किंतु उस पर वातावरण का नियंत्रण नहीं है। रसेल स्मिथ महोदय ने लिखा है, मनुष्य पृथ्वी का केवल निवासी ही नहीं बल्कि वह सृजन करने वाला भी है। इस दृष्टि से यह कहना असंगत न होगा कि मानव वातावरण के एक अंग के रूप में क्रियाशील और निष्क्रिय दोनों ही है। चूंकि मानव पृथ्वी पर रहता है, वह उस पर निर्भर भी करता है, अतः वह प्रकृति की सदैव आज्ञा मानकर ही जी सकता है। अतएव मानव को वर्तमान में भी प्रकृति के सिद्धांतों को समझकर उसकी उपयोगिता के आधार पर अपनी सुविधाओं एवं आकांक्षाओं के में संबंध स्थापित करना चाहिए। उसे पग पग पर प्रकृति के सहयोग करने की आवश्यकता है, अन्यथा वह उससे पूर्णतया लाभान्वित नहीं हो सकेगा। इसलिए टेलर महोदय ने लिखा है कि प्रकृति को जीतने या स्वयं उसका दास बनने की अपेक्षा मनुष्य को प्रकृति के साथ सहयोग करने की सोचना चाहिए। वस्तुतः मानव का कल्याण प्रकृति से युद्ध करने में नहीं बल्कि उससे सहयोग करने में निहित है। निष्कर्षतः टेलर द्वारा प्रतिपादित रुको और जाओ निश्चयवाद वर्तमान में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं, क्योंकि मानव बिना प्रकृति को ध्यान में रखे हुए किया जा रहा अंधाधुंध विकास उसे विनाश की राह पर ले जा रहा है। इस अंधाधुंध विकास के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक आपदाओं एवं विपत्तियों की बारंबारता और तीव्रता में वृद्धि होती जा रही है, जो मानव को मौत के मुंह में धकेल रही है। अतः मानव को प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए संतुलित विकास पर ध्यान देना चाहिए, ताकि मानव एवं प्रकृति दोनों का अस्तित्व बना रहे।